बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले का। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर ये है जी 18। हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल की थी। आज हमने पढ़ना है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब ये तो हमारी स्टडीज़ साथ साथ रहेंगी, लेकिन इससे रिलेटेड जो है काम भी हमारा जो है वो जारी रहेगा। आप बेटा अपने घर में मौजूद हैं तो घर में आप लोग यूँ कीजिए कि स्टडीज़ के साथ साथ अपनी थोड़ी हैबिट बनाइए कि आपने डेली बेसिस पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। ये अपनी हैबिट बना लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, इसी तरह आप अपनी रूटीन बना लीजिए कि 5 वक्त की नमाज़ हमने टाइम पे पढ़नी है और सुबह कुरान पाक की हमने तिलावत करनी है। आप अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे बेटा, एक तो वैसे भी आपको देखिएगा कि आपको मेंटली इतनी सेटिस्फेक्शन रहती है, आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत जो है वो राज़ी रहेंगे, आपका रब भी आपसे बहुत राज़ी रहेगा। आपकी प्रैक्टिस जो है इन चीज़ों की हो चुकी है। रमज़ान के महीने में आप इसको कंटिन्यू रखिए और देखिएगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर किस तरह पॉजिटिव चेंज लेके आओगे और आपको फ़ील होगा एक पॉजिटिव चेंज अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे और अपने दिन का आगाज़ जो है वो कुरान की तिलावत से करोगे। तो ये थी आज की अच्छी बात। आज हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने आज पढ़नी है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो रिव्यू करवा दूं। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा उसका एंड रिजल्ट मैं इस साइड पे लिख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बेटा हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिराइव की थी और इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मैथमेटिकल फॉर्म। ये किन फैक्टर्स को रिलेट कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कभी भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ मोशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा तो फिर जो है हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है लगा सकते हैं या थर्ड लगा सकते हैं। आज हम डिराइव करते हैं इस लेक्चर में कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में बेटा सेम ग्राफ है जो कि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ड्रॉ किया था, और वो ग्राफ क्या है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं टाइम एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या लिया जा रहा है, स्पीड। और स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। हमने कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रही है। जब वो ए पॉइंट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई। कुछ टाइम गुजरने के बाद यही बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और एक्सेलरेशन के साथ मूव करने के बाद वो पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। यानी ए पॉइंट से उसने स्पीड जो है वो इंक्रीज़ की है, गेन इन स्पीड हुआ है और बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। किस पॉइंट पे पहुंच जाती है, बी पॉइंट पे। जब वो बी पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे बेटा उसकी वेलोसिटी होती है वी एफ। बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि टाइम एक्सिस को जाके डी पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहा है, तो ओ डी जो है बेटा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और इसी डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक बन जाए रेक्टेंगल और एक का बन जाए ट्रायंगल। यहाँ है जी गेन इन स्पीड
और ये जो गेन इन स्पीड है वो किसके इक्वल है, at के इक्वल है, जो कि हमने अपनी पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ये पॉइंट था बेटा उसको हमने c से रिप्रेजेंट किया था और साथ ही हमने लिखा था कि बी सी डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो बी सी किसके इक्वल होता है, बी डी माइनस सी डी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया था। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना बेटा, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डील कर रही है डिस्टेंस को भी, इनिशियल वेलोसिटी को भी, एक्सेलरेशन को भी एंड टाइम ड्यूरेशन को भी। अब इसी जो है ग्राफ को हम डिस्क्राइब भी करेंगे वर्डिंग में। हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे बेटा, हम लिखेंगे कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi with uniform acceleration और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, अगर इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। आफ्टर सम टाइम t its velocity becomes vf, यानी कुछ टाइम t गुजरने के बाद इसी बॉडी की वेलोसिटी क्या बन जाती है, vf हो जाती है। तो उसके बाद जो स्लोप ऑफ लाइन है ना बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी gives या show the acceleration, and area under the speed time graph gives distance travel by moving object। देखिए बेटा, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये पैराग्राफ लिखना मस्ट है, जो कि इस डायग्राम को रिलेट कर रहा है, इस डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तीनों इक्वेशंस में फर्स्ट में भी ये लाजमी है लिखना, सेकंड इक्वेशन में भी इसको लिखना है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इसको लिखना है। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, इसमें हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। और आप लोगों को एक चीज़ पढ़ा दी हुई थी पिछले लेक्चर्स में कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, अगर हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। जब आप लोगों को ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाया गया था जिसमें हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे, तो तभी हमने ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ा दिया था कि डिस्टेंस अगर हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना हो किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड तो वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। फिर हमने देखना होता है कि वो किस तरह की सिमेट्रिकल शेप बन रही है, तो उसी तरह से हमने उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और उनको सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसी डायग्राम को देखिए बेटा, ये है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ और इस स्पीड टाइम ग्राफ में हमने कहा कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है टाइम एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या ली है, स्पीड। ए पॉइंट से एक बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई बी पॉइंट तक पहुंचती है और जब वो बी पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी एफ। यहाँ पे हमने इसी जो है एरिया को, जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है, हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया। एक बन गई है ट्रायंगल और एक क्या है, रेक्टेंगल। और आपको पता है रेक्टेंगल का
एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और जो आपके पास है ट्रायंगल, उसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये मैंने अंदर भी लिख दिया है, मैं यहाँ से भी इसको स्टार्ट करती हूँ। अब ये पैराग्राफ और ये डायग्राम आपने लिखने के बाद बेटा इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, और डेरिवेशन मैं इस पोर्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं इस पोर्शन में जो है इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कर रही हूँ। आपने सबसे पहले ये पैराग्राफ लिखने के बाद डायग्राम फर्स्ट स्टेप होगा, ये पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपने इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। और डेरिवेशन में हम सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। और यहाँ पे बेटा इस डायग्राम के मुताबिक देखिए हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया, एक बना दी है रेक्टेंगल और एक क्या बना दी है ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया हम लिखेंगे OACD क्या है रेक्टेंगल, और ट्रायंगल क्या है ABC क्या है ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का ये मैंने सिंबल भी लिख दिया, और रेक्टेंगल का नाम क्या है OACD। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, प्लस हमने दूसरी हमारी सिमेट्रिकल शेप कौन सी बन रही है ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया, और ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, ट्रायंगल ABC। उसके बाद बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट किया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले स्टेप में। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला पहले लिख लेना है वर्डिंग में, फिर इसी फॉर्मूला को हमने जो है डायग्राम के मुताबिक इसको सेट करेंगे। अब देखिए बेटा ये जो हमारे पास है रेक्टेंगल, इस डायग्राम में देखिए ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए बेटा OA एंड OD, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, OA एंड OD। OA जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास विड्थ को, एंड OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो है लिख रहे हैं बेटा OA मल्टीप्लाई बाय OD, क्लियर। उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद ये मैं आगे गेन इन स्पीड जो लिखा था उसको रेज कर, ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमने इसी डायग्राम के मुताबिक देखिए बेस क्या है AC एंड हाइट आपके पास क्या है BC। तो आपने इस ट्रायंगल को देख के आपने इसके नेम लिखने हैं, बेस AC है और हाइट क्या है BC। तो आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है जी AC और हाइट क्या है BC। इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा। देखिए जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है OA और विड्थ क्या है OD। तो ये हमने लिख दिया OA मल्टीप्लाई बाय OD। आगे है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो क्या था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मैंने लिखा 1/2 और इसमें बेस क्या है AC एंड हाइट क्या है BC।
तो अब आपने ये चीज़ें लिख ली और इसको लिखने के बाद बेटा अब आप देखिए कि यहाँ पे बी सी किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी इस चीज़ को जो है वो कर लिया हुआ है सॉल्व। बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना में किसकी इक्वल है, बी डी माइनस सी डी के इक्वल है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। यहाँ से अगर हमने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, और बेस किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो इन दैट केस बेटा आपके पास जो बी सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, ए सी टाइम को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, एक्सेलेरेशन को। तो यहाँ से अगर मैं हिंट लिखती हूँ कि आपके पास जो है एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और यहाँ से बी सी फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो है एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए सी के इक्वल है। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये लिखने के बाद बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखना है ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। उसके बाद देखिए ओ डी है, तो ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे मैं लिख रही हूँ ओ डी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे देखिए ए सी, बेटा ये है ए सी, और ए सी इज इक्वल टू ओ डी, एंड ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो अगले स्टेप में मैं लिख रही हूँ ए सी इज इक्वल टू ओ डी, और वो किसकी इक्वल है, टाइम के इक्वल है। आगे बेटा ये बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल। ये सारे हमारे पास है। आगे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हिंट कि हमने इस इक्वेशन में ये चीज़ें पुट करनी है। तो फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ओ ए की जगह क्या लिखेंगे, वी आई, ओ डी की जगह लिखेंगे टी, प्लस 1/2 ए सी की जगह बेटा ओ डी, एंड ओ डी किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा। चलिए मैं पहले स्टेप में लिख देती हूँ ए सी की जगह ओ डी, नेक्स्ट स्टेप में इसको ओ डी को टाइम के इक्वल पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल। अगले स्टेप में मैं लिख रही हूँ बेटा एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय ए टी। ये टी और ये टी मिलके क्या बना देंगे, टी स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या आएगी, एस इज इक्वल टू, इनको कंबाइन कर दीजिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया। डिस्टेंस किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। हमने इस स्पीड टाइम ग्राफ को दो पोर्शन में डिवाइड किया, एक बना दी है रेक्टेंगल और एक क्या बना दी है, ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या फिर विड्थ आप इसको लिख सकते हो। और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस डायग्राम को देख के हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए सी डी रेक्टेंगल है, ओ ए सी एंड डी रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है, ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके एरिया के फॉर्मूलाज लिखे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये हमने इनकी नोटेशन जो है वो पुट कर दी हैं। लेंथ ओ ए एंड ओ डी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस 1/2
बेस, देखिए ये है ट्रायंगल, इसमें बेस AC से रिप्रेजेंट हो रही है और हाइट BC से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमने लिख दिया बेस की जगह AC और हाइट की जगह क्या लिख दिया है, BC लिख दिया। अब बेटा ये BC किसके इक्वल है हमने ये देखना है, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, ये सारी आगे जो है हिंट्स हैं, ये मैंने ब्लॉक में कर दिए हैं। बेटा एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इस डायग्राम को देख के बताइए BC डिवाइडेड बाय AC और AC किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। चलिए यहाँ मैं पहले स्टेप में जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC लिख देती हूँ। अगले स्टेप में एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, BC एज इट इज लिखा रहने देते हैं और AC को T के इक्वल लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ से कि BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, AT के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने सारी जो है ओरिजिन कहाँ से आया, BC AT के इक्वल कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद बेटा OA किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। OD किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। AC यानी AC इक्वल टू OD है और OD किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। तो यहाँ लिखा हमने AC इज इक्वल टू OD एंड OD इज इक्वल टू टाइम। अब यहाँ से हमने OA की जगह VI पुट किया, OD की जगह हमने टाइम पुट कर दिया है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC था, AC की जगह मैंने स्टेप में OD पुट किया। आप यहाँ डायरेक्टली टाइम भी पुट कर सकते हो क्योंकि AC इज इक्वल टू OD एंड OD किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। और BC इज इक्वल टू AT, BC की जगह हमने ये AT पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन सबको कंबाइन किया तो VI के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आपने कैसे पढ़ना है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस्टेंस को। VI रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। A रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को और ये टाइम। फिर से देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 एंड 4 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। अब अगर आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी VI, टाइम T या टाइम ड्यूरेशन T, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई से भी 3 वेरिएबल आपको पता हो तो फोर्थ वन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। आप यहाँ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, टाइम का पता हो एंड एक्सेलरेशन का पता हो। आप सेम जो है इक्वेशन से बेटा एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है अगर आपको डिस्टेंस का पता हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम का पता हो। यानी ये 4 वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है इक्वेशन, इसमें से 3 वेरिएबल आपको पता हो तो फोर्थ वन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसी का जो रिजल्ट है ना बेटा, मैं यहाँ पे इस ब्लॉक में लिख रही हूँ कि आपने वर्डिंग में रिजल्ट कैसे लिखना है। ये इक्वेशन आपने डिराइव कर ली तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लिखोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन shows the relationship between initial velocity VI, time duration T, acceleration A and distance travel by the moving object।
by the moving object. If 3 variables will be given, then 4th one variable can be find out. ये आपका रिजल्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बेटा. और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फाइनल वेलोसिटी. इसे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते. जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हम डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते थे, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिलेट नहीं करती. दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फाइनल वेलोसिटी. इस इक्वेशन की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ मोशन? ओनली लीनियर मोशन. ये बेटा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन किस टाइप के मोशन के लिए वैलिड होंगी? लीनियर मोशन के लिए. और लीनियर मोशन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड दी लीनियर मोशन. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में है तो आपको पता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी इंटरचेंजेबल होती हैं एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि वही डिस्टेंस होता है और वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. सिमिलरली अगर बॉडी की मोशन लीनियर मोशन होगी, वन डायमेंशन मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, तो इन दैट केस स्पीड एंड वेलोसिटी इंटरचेंजेबल होगी. वही बॉडी की स्पीड होगी और वही क्या होगी? वेलोसिटी होगी, क्योंकि ना ही बॉडी की जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है. इस वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी. इसीलिए हम बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी आर इंटरचेंजेबल. एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फाइनल वेलोसिटी. इसको मैं ज़रा समराइज कर दूं बेटा. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आज डिराइव की है अपने इस लेक्चर में. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके थे. हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया. ए पॉइंट से हमने जर्नी स्टार्ट की है कि एक बॉडी ए पॉइंट पे जब था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी आई. आफ्टर सम टाइम टी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वी एफ होती है. अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो है वो टाइम एक्सिस को जाके डी पॉइंट पे मीट करता है और ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है. फिर हमने स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको दो जो है सिमेट्रिकल डायग्राम में जो है वो रिप्लेस कर दिया. एक हमने बना दी है रेक्टेंगल और एक क्या बना दी है? ट्राइंगल. रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ. और यहाँ पे लेंथ वी आई और वेट क्या है? टाइम के इक्वल. तो आप इसको ये भी लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी. इसी तरह ये है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. और यहाँ पे बेस क्या है आपके पास? टाइम के इक्वल. और ये आपके बी सी किसके इक्वल था? ए टी के इक्वल. तो इन दैट केस बी सी इज इक्वल टू ए टी. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वेयर जो था वो एरिया किसका आया? हमारे पास ट्राइंगल का आया. फिर हमने इसी चीज़ को वर्डिंग में लिखा. कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई with uniform acceleration. After some time t its velocity become vf. Slope of line AB gives the acceleration and area under the speed time graph gives the distance traveled by the moving object. ये लिखने के बाद फिर बेटा हम इसकी डेरिवेशन के लिए लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ. फिर हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगले स्टेप में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट. फिर हमने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. फिर अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने लिखा लेंथ ओ डी एंड वेट लेंथ ओ ए एंड वेट ओ डी. और उसके बाद बेस जो था यहाँ पे ए सी के इक्वल और हाइट जो है वो बी सी के इक्वल है. फिर अकॉर्डिंग टू डायग्राम बेटा हमने लिखा एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर बी सी के इक्वल और बेस किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल. और ए सी ओ डी के इक्वल होगा, वो टाइम के इक्वल होगा. तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. एक्सेलरेशन को ए से लिखा, बी सी को बी सी से ही रिप्रेजेंट कर दिया और ए सी जो है वो टाइम के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा? ए टी के इक्वल. अकॉर्डिंग टू डायग्राम बेटा ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ डी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ डी किसके इक्वल होगा? टाइम के इक्वल. ये आप रिप्लेसमेंट इस इक्वेशन में करेंगे तो आ जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ड्यूरेशन टी, एक्सेलरेशन ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट.
if 3 variables will be given then fourth one variable can be find out। ये थी हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करते हुए कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करवाती हूँ बेटा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल बेटा 2.10 एंड 2. जो है वो 1 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर ली थी। अब चूँकि डिस्टेंस से रिलेटेड है तो हमने ये सेकेंड इक्वेशन यूटिलाइज करनी है, यूज़ करनी है। तो ये मैं 2.12 न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम्पल आप लोगों को करवा रही हूँ, और आप इसकी जो है वो कंप्लीट 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इसको एज इट इज़ लिखना है। पहले स्टेप में डायग्राम बनेगी, नेक्स्ट स्टेप में डायग्राम को डिस्क्राइब किया जाएगा, थर्ड स्टेप में हम ये कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ तक करेंगे, फोर्थ स्टेप में आपने डेरिवेशन करने के बाद इसका क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। अगर आप इन स्टेप्स के साथ अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो फिर आपको 4 में से 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। आप इसमें से कोई चीज़ भी स्किप करोगे, आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं की तो 0 मार्क्स। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली है, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, आपने सिर्फ डेरिवेशन की है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने डायग्राम भी ड्रॉ की, डिस्क्रिप्शन भी लिखी, डेरिवेशन भी की और एंड पे रिजल्ट भी लिखा है तो फिर 4 में से 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं, और आपको पता है कि फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100% मार्क्स देता है, मैथमेटिक्स में भी 100% लेने के जो है चांसेस होते हैं, और फिज़िक्स में भी 100% लेने के चांसेस हैं। अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो फिर इसी स्टेप्स के साथ, इसी मेथड के साथ आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अच्छा बेटा, अभी एग्जांपल हम कर रहे हैं 2.12, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 47, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेट कर रही है ये एग्जांपल। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, Vf = Vi + At, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आज डिराइव की है, उसका एंड रिजल्ट फिंगर टिप पे लाइन होना चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S = Vit + 1/2 At², ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने आज जो इक्वेशन सॉल्व की हैं अब तक, उसके रिजल्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, Vf = Vi + At। दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। और आज हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव की है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकेंड इक्वेशन का एंड रिजल्ट क्या था, S = Vit + 1/2 At², ठीक है। ये आज हमने डिराइव किया है इक्वेशन सेकेंड। थर्ड जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। इसी से रिलेटेड बेटा एग्जाम्पल है 2.12, एग्जाम्पल 2.12। बुक का पेज नंबर कौन सा है, बुक पेज नंबर है जी 47। जैसी आपको ये करवाई जाती है तो आप इसकी स्टेटमेंट जो है 1-2 दफ़ा पढ़ लिया करो, ताकि आपको इजी हो जाए इसकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बेटा, 2.12 की स्टेटमेंट है, ए बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर/सेकेंड²। क्या वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर/सेकेंड²। तो गिवन डाटा में आप क्या लिखोगे, आपके पास गिवन डाटा में लिखोगे एक्सेलरेशन A = 1 मीटर/सेकेंड²। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसने कहा विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर/सेकेंड। किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, 4 मीटर/सेकेंड के साथ जो है वो मूव कर रहा है फॉर 10 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू Vi, और वो है बेटा 4 मीटर/सेकेंड। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम जो है T = 10 सेकेंड।
और उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग दीजिए, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने एस से लिखा और ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर से एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को गिवन डाटा जो है समझने में आसानी हो जाए। स्टेटमेंट है बेटा, ए बाइसिकल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। आपने डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आपने अभी तक 2 इक्वेशंस पढ़ी हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो डिस्टेंस मौजूद ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन कभी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज नहीं होगी। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। बेटा सेकंड इक्वेशन में देखिए वेरिएबल इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। और से देखो हमारे गिवन डाटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम ड्यूरेशन भी गिवन है। आप इजीली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, सेकंड इक्वेशन मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आपने सिर्फ गिवन डाटा में से इसकी वैल्यूज पुट कीजिए और कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 4, टाइम कितना है जी 10 सेकेंड, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 एंड टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। ये है टी स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आपने लगाना ज़रूरी है। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं जिससे आपके 5 के 5 मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे। और आपको पता है थ्योरेटिकल जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के सॉलिड जो है वो 5 मार्क्स हैं। अगर आप इसको अटैम्प्ट करते हो तो आपके पास 5 के 5 मार्क्स जो हैं अवॉर्ड किए जाते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 40, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100। S इज इक्वल टू 40 प्लस ये कैंसिल आउट कीजिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 50। 40 प्लस 50 कितना आ जाएगा 90 मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द मीटर। तो उस बाइसिकल ने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 90 मीटर का। तो आप इसका रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट इज इक्वल टू distance traveled by the moving object by the moving object के बजाय अगर आप बाइसाइकिल है तो बाइसाइकिल का नाम लिख लीजिए, अगर कार की बात कर रहे हैं तो कार का नाम लिख दीजिए। बाइसाइकिल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बाइसाइकिल इन 10 सेकेंड इज 90 मीटर। यह है जी इस क्वेश्चन का रिजल्ट। डिस्टेंस उस बाइसाइकिल ने कितना ट्रैवल कर लिया 90 मीटर, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड के लिहाज से जा रहा है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जिसमें बॉडी की मोशन क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपसे कहा जाए कि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन नहीं यूज़ होगी। सेकंड इक्वेशन सिर्फ किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, डिस्टेंस के लिए या फिर एक्सेलरेशन के लिए या फिर इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो आपके पास ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में हमने बेटा एक एग्जांपल की है 2.12 एंड हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की है। और आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो सेकंड चैप्टर है इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या वो थ्योरेटिकल देते हैं या न्यूमेरिकल दिया जाता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि सॉलिड जो है 4 या फिर 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के इसमें से आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं बोर्ड में हर साल।
एक MCQ भी आता है इस चैप्टर में से। छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छा सा लर्न कीजिए, साथ साथ लर्न कीजिए। लेक्चर वाइज आप लोगों को जब पढ़ा दी जाती हैं चीज़ें, आप इसको लर्न करके कॉपीज़ के ऊपर लिख के ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लर्न करने के बाद कॉपी के ऊपर लिख लेते हो तो ये एक स्टैम्प लग जाती है कि आपको ये चीज़ लर्न हो गई हुई है और अब आपको कभी नहीं भूलेगी। क्लियर? और घर में रहिए, सेफ रहिए और अल्लाह को याद करते रहें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। कल तक के लिए दोबारा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।